फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो है टीचर ट्रांसफ़र का एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है जारी कर दिया गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रांसफ़र एवं रेशनलाइजेशन, ट्रांसफ़र एंड रेशनलाइजेशन बिहार टीचर्स का जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो कि एक पत्र अधिसूचना जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है 21 जुलाई 2026 को। टीचर का ट्रांसफ़र, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एसओपी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी गाइडलाइंस जो है जारी कर दी गई है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा। तो जो भी इच्छुक टीचर हैं ट्रांसफ़र के लिए और रैशनलाइजेशन समानुपातीकरण जो सरकार के द्वारा की जानी है, तो उसका जो है प्रोसेस प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, पूरा सारी विस्तृत जानकारी जो है इस पत्र में जारी कर दी गई है अधिसूचना। आइए हम लोग देखते हैं क्या कुछ खास है इस पत्र में। तो बिहार सरकार जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा ये पत्र जारी की गई है। दिनांक 21/7/2026 को ही सिग्नेचर हो चुका था इस पत्र में, लेकिन पत्र जारी आज हुआ है 24 तारीख को। संचिका संख्या जो है यहाँ 11 और 20-33-26-797 है, एक संख्या है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस पत्र में, इस अधिसूचना में। विभागीय अधिसूचना संख्या 650 दिनांक 25/6/2026 के द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के तहत 25 जून 2026 को बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली आई थी, तो उसको ही अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के तहत स्थानांतरण ट्रांसफ़र संबंधित सभी कार्य विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोष के माध्यम से किया जाना है। जो भी ट्रांसफ़र प्रक्रिया होगी वो ई शिक्षा कोष जो पोर्टल है विभाग का, उसी के जरिए होगा। स्थानांतरण नियमावली के क्रियान्वयन हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्थानांतरण मॉड्यूल विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। तो स्थानांतरण ये जो ट्रांसफ़र नियमावली है इसका क्रियान्वयन करने के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल ट्रांसफ़र मॉड्यूल जो है उसको बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, उसको डेवलप किया जा रहा है। उसका सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र मॉड्यूल नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऐड कर दिया जाएगा ई शिक्षा कोष पोर्टल में। इसमें कतिपय बिंदुओं पर स्पष्टता की आवश्यकता है। कुछ बिंदुएं हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें क्लैरिटी का ज़रूरत था, ताकि विश्वसनीय एवं यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर विकसित किया जा सके। कुछ बिंदु थे जिस पर स्पष्टता की आवश्यकता है, ताकि विश्वसनीय एवं यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर विकसित किया जा सके। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के नियम 7 में देय शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमावली के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को निम्नलिखित रूप से अधिसूचित किया जाता है। तो ये एसओपी जो है जारी किया गया बिंदुवार। आइए देखते हैं क्या क्या है, अलग अलग बिंदु को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु है कि प्रथम समव्यवहार में नियमावली की कंडिका 3(9) में अंकित 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि संबंधी शर्त को मात्र स्थानांतरण हेतु आवेदन देने के निमित्त शिथिल रखा जाएगा। कह रहा है कि प्रथम समव्यवहार में सिर्फ अभी के लिए जो है कंडिका 3(9) ये जो नियमावली आई थी 25 जून 2026 को बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, इसमें जो कंडिका 3 था उसके 9 में ये लिखा हुआ था कि जो भी शिक्षक हैं उनको कम से कम 5 साल की सेवा उनका होना चाहिए, तभी उनका क्या हो पाएगा, ट्रांसफ़र हो पाएगा। 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि संबंधी शर्त, लेकिन अभी इस शर्त को, ये जो कंडीशन था 5 साल वाला, इसको शिथिल कर दिया गया। कहने का मतलब अभी 5 साल से अगर कम भी कोई टीचर का अगर है किसी स्कूल में, तो वो भी ट्रांसफ़र के लिए पात्र होंगे, वो भी ट्रांसफ़र के लिए योग्य होंगे, या उनका भी रैशनलाइजेशन किया जा सकेगा। तो ये जो 5 वर्ष का जो कंडीशन था न्यूनतम अवधि, इसको अभी के लिए शिथिल कर दिया गया, बस इस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के लिए। लिखा हुआ है कि प्रथम समव्यवहार में नियमावली की कंडिका 3(9) में अंकित 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि संबंधी शर्त को मात्र स्थानांतरण हेतु, सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए ये किया गया है, इसको शिथिल, यानी कि हमेशा के लिए शिथिल कर दिया गया। सिर्फ ट्रांसफ़र हेतु, स्थानांतरण हेतु आवेदन देने के निमित्त कि आवेदन दे सकें, वो शिक्षक भी पात्र हों
जिनकी सेवा जो है 5 वर्ष से कम है वे भी ट्रांसफ़र के लिए योग्य हो जाएं, इसलिए इस नियम को शिथिल रखा गया है। आइए दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु है परिवीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। जो भी टीचर प्रोबेशन पीरियड में है, परिवीक्षा अवधि में है, जिनका 2 साल कम से कम टीचर का नहीं हुआ है, या HT हैं या हेड मास्टर हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, वे स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। अगर वे प्रोबेशन पीरियड में, कहने का मतलब जिनका भी प्रोबेशन पीरियड है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, परिवीक्षा अवधि में अगर कोई टीचर हैं, प्रधानाध्यापक हैं या प्रधान शिक्षक हैं, तो वे स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। तीसरा है स्थानांतरण हेतु सेवा अवधि, कार्य अनुभव इत्यादि की गणना हेतु शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति की तिथि यथा 31 मार्च 2026 कट ऑफ डेट रहेगा। अगर ट्रांसफ़र के लिए जो सेवा अवधि या कार्य का अनुभव कोई भी चीज़ अगर गणना करना है तो उसका कट ऑफ डेट बनाया गया है 31 मार्च 2026। कहने का तात्पर्य यह है कि 31 मार्च 2026 को विद्यालय में कुल कितने बच्चे थे, कुल कितने शिक्षक पदस्थापित थे, ये सारी जानकारी 31 जो आधार बनाया गया है जो तिथि को, वो 31 मार्च 2026 को बनाया गया है कट ऑफ डेट। उसी आधार पर किया जाएगा कि विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या उस वक्त कितनी थी, 31 मार्च 2026 को कितने टीचर कुल पदस्थापित थे। तो इसी को आधार मान करके, यही 31 मार्च 2026 को आधार मान करके सेवा अवधि या कार्य अनुभव इत्यादि की गणना की जाएगी। कट ऑफ डेट होगा 31 मार्च 2026, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि विगत 2 वर्षों में, चौथा पॉइंट है, चौथा बिंदु, विगत 2 वर्षों में स्थानांतरित शिक्षक पारस्परिक स्थानांतरण सहित भी इस चरण के स्थानांतरण हेतु पात्र होंगे। कह रहा है कि 2 वर्ष में अगर किसी का कोई टीचर का ट्रांसफ़र हुआ है, चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेकर के आए हों या ऐसे उनका ट्रांसफ़र हुआ हो, वो भी इस प्रक्रिया में क्या हो सकेंगे, शामिल हो सकेंगे। विगत 2 वर्षों में स्थानांतरित शिक्षक पारस्परिक स्थानांतरण सहित भी इस चरण के स्थानांतरण हेतु क्या होंगे, पात्र होंगे। मतलब ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई शिक्षक का 2 वर्ष में अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो वो उनका फिर ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। वे भी इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया में पुनः फिर से शामिल हो सकेंगे। अगर उनका ट्रांसफ़र हुआ है 2 साल के अंदर में, फिर भी उनका ट्रांसफ़र होगा अगर वे चाहते हैं, इच्छुक हैं, या रैशनलाइजेशन में अगर हो। विभाग द्वारा निर्गत मानक मंडल के आधार पर विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता की गणना हेतु शैक्षणिक सत्र 2025-26 के नामांकन को आधार माना जाएगा। ठीक है, अगर मानक मंडल जो तय किया गया था कि कितने बच्चों पर कितने शिक्षक होने चाहिए एक विद्यालय में, तो वो मानक मंडल का निर्धारण शैक्षणिक सत्र जो है, सेशन जो है, वो 2025-26 के आधार पर किया जाएगा कि बच्चों का कुल नामांकन 2025-26 में कितना था। 31 मार्च 2026 तक कितना था बच्चों की संख्या, बच्चों का नामांकन। विभाग द्वारा निर्गत मानक मंडल के आधार पर विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता के गणना हेतु शैक्षणिक सत्र 2025-26 के नामांकन को क्या बनाया जाएगा, आधार माना जाएगा। आइए देखते हैं अगला बिंदु क्या है। अगला बिंदु है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT राइट टू एजुकेशन एक्ट। RT एक्ट 2009 के प्रावधान अनुसार ही प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जाए। चूँकि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 to 5 के लिए प्रधान शिक्षक का एक पद सृजित किया गया है एवं बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में इन प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का पदस्थापन किया गया है। ऐसे में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक का पद अतिरिक्त रखा जाना अपेक्षित होगा। कह रहे हैं कि प्रधान शिक्षक का पद अलग रखना पड़ेगा, टीचर का अलग रखना पड़ेगा। कहीं पर भी +1 करके चलेगा, जैसे 4+1, 5+1, 6+1, इस तरह करके टीचर्स का संख्या रहेगा। माने ST जो बहाल हुए हैं वे वर्तमान विद्यालय में कार्यरत रहेंगे, क्योंकि उनका अलग से पद सृजित किया गया है, इसलिए उनको अलग रखा जाएगा। ST को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, उनको अलग रखा जाएगा। शिक्षक की आवश्यकता का आकलन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना अपेक्षित होगा कि प्रत्येक शिक्षक के लिए विद्यालय में कम से कम एक वर्ग कक्ष उपलब्ध हो। शिक्षक जो हम तय करेंगे कि कितने शिक्षक होने चाहिए, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। शिक्षक की आवश्यकता का आकलन अगर कर रहे हैं, हम एस्टिमेशन पता लगा रहे हैं कि कितने टीचर की ज़रूरत है उस विद्यालय में, तो इस बात का भी ध्यान रखना अपेक्षित होगा कि प्रत्येक शिक्षक के लिए विद्यालय में कम से कम
एक वर्ग कक्ष एक क्लासरूम जरूर होना चाहिए। अगर 5 टीचर अगर हम रख रहे हैं वहाँ तो 5 क्लासरूम जरूर होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए पत्रांक 1936 दिनांक 22 जून 2024 की कंडिका ख के आलोक में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा सकता है एवं आकलन के क्रम में प्रत्येक शिक्षक के लिए एक वर्ग कक्ष की उपलब्धता को दृष्टिपथ में रखा जाना अपेक्षित होगा। कक्षा 6 से 8 में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार अधिकतम 12 शिक्षक का प्रावधान किया जा सकेगा। 6 to 8 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उसके आधार पर आवश्यकता अनुसार मैक्सिमम 12 टीचर हम रख सकते हैं, 12 शिक्षक का प्रावधान है। 6 to 8 में मैक्सिमम कितने शिक्षक रहेंगे? 12 शिक्षक। अगला बिंदु है समायोजन समानुपातिकरण रेशनलाइजेशन हेतु अधिशेष शिक्षक जो सरप्लस टीचर हैं वाले विद्यालय, ये बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। बिंदु नंबर 7, ठीक है, 8, 9, इसमें अधिशेष शिक्षक के बारे में बात की गई है। अधिशेष मतलब सरप्लस, एक्स्ट्रा टीचर, ठीक है। कह रहा है कि समायोजन समानुपातिकरण हेतु अधिशेष शिक्षकों वाले विद्यालय मतलब सरप्लस टीचर वाले स्कूल एवं शिक्षक अभाव वाले विद्यालय या डेफिसिट वाले विद्यालय जहाँ पर टीचर की कमी है वैसे विद्यालय या फिर अधिशेष सरप्लस वाले विद्यालय की सूची विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। तो जो भी विद्यालय हैं और जो शिक्षक अभाव वाले विद्यालय हैं या शिक्षक अधिशेष वाले विद्यालय, अधिशेष शिक्षक वाले विद्यालय या शिक्षक अभाव वाले विद्यालय, दोनों की सूची जो है विभागीय पोर्टल मतलब विभागीय पोर्टल यहाँ हमारा वही ई शिक्षा कोष को कहा जा रहा है, तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रकाशित पब्लिश किया जाएगा। अब आइए 8वां बिंदु देखते हैं, इसमें अधिशेष के बारे में बताया गया, अधिशेष शिक्षक सरप्लस टीचर के बारे में। अधिशेष एवं अभाव वाले विद्यालयों का जिला द्वारा सत्यापन के उपरांत अधिशेष शिक्षक के रूप में ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया निम्नवत होगी। कारण जो सरप्लस टीचर हैं या जो अभाव डेफिसिट वाले जो स्कूल हैं उनको जिला द्वारा सत्यापन के उपरांत, जिला द्वारा सत्यापन वेरिफिकेशन के बाद अधिशेष शिक्षक जो सरप्लस शिक्षक हैं उनके रूप में ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया निम्नवत होगी। तो सबसे पहले अधिशेष शिक्षक को क्या किया जाएगा? चिन्हित किया जाएगा। जो अधिशेष और अभाव वाले विद्यालय हैं तो वहाँ पर पहले जिला के द्वारा वेरिफिकेशन होगा और उसके उपरांत उसके बाद जो अधिशेष शिक्षक हैं वैसे शिक्षक को चिन्हित किया जाएगा। तो वो चिन्हित करने का भी प्रक्रिया यहाँ दिया हुआ है, उसमें भी 3 बिंदु यहाँ दिया हुआ है। 5 वर्ष, पहली बिंदु में लिखा है कि 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से संबंधित विद्यालय में पदस्थापित हैं तो उन्हें अधिशेष शिक्षक माना जाएगा। अगर कोई शिक्षक की सेवा 5 वर्ष हो गई है या इससे अधिक है तो और वो संबंधित विद्यालय में पदस्थापित हैं तो उनको उस विद्यालय का अधिशेष शिक्षक सरप्लस टीचर माना जाएगा। 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से पदस्थापित शिक्षकों की संख्या अगर 1 से अधिक हो, मान लीजिए कोई विद्यालय है और वहाँ 5 वर्ष बहुत सारे टीचर का हो गया है या उससे ज़्यादा हो गया है बहुत सारे टीचर का, तो उस समय पदस्थापन अवधि के घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अधिशेष शिक्षकों को क्या किया जाएगा? चिन्हित किया जाएगा। कहने का मतलब जो जितना बढ़िए रहेंगे उनको पहले मौका दिया जाएगा ट्रांसफ़र का या उनका रैशनलाइजेशन पहले होगा, उनका समायोजन या समानुपातिकरण पहले होगा जिनकी अवधि ज़्यादा है, जो ज़्यादा वरीय हैं। लेकिन ये कंडीशन उन्हीं के लिए है जो 5 वर्ष जिनकी सेवा हो चुकी है या 5 वर्ष से ज़्यादा जिनकी सेवा काल हो गई है। दूसरा बिंदु यहाँ क्लियर किया गया है कि किसी विद्यालय में पदस्थापित सभी अधिशेष श्रेणी के शिक्षकों की पदस्थापन अवधि अगर 5 वर्ष से कम होती है तो उस स्थिति में उस विद्यालय में सबसे कम अवधि से पदस्थापित शिक्षक को अधिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ये पॉइंट है कि अगर कोई विद्यालय है और उसमें 5 वर्ष सब टीचर का जो है 5 वर्ष से भी कम ही है, किसी का भी 5 वर्ष नहीं हुआ है, 5 वर्ष से कम होने की स्थिति में उस विद्यालय में जो सबसे कम अवधि, जिनका सबसे कम अवधि है, जो सबसे जूनियर होंगे, जो सबसे कनिये होंगे, उनको सरप्लस टीचर माना जाएगा। ये बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग एक बार और देख लेंगे कि किसी विद्यालय में पदस्थापित सभी अधिशेष श्रेणी के शिक्षकों की पदस्थापन अवधि 5 वर्ष से कम होने की स्थिति में उस विद्यालय में सबसे कम अवधि से पदस्थापित, उस विद्यालय में सबसे कम अवधि से पदस्थापित शिक्षक को
अधिशेष शिक्षक सरप्लस टीचर के रूप में चिन्हित किया जाएगा। मतलब जो सबसे जूनियर होंगे उनको सरप्लस टीचर माना जाएगा। अगर लेकिन ये कंडीशन तब लागू होगा जब किसी विद्यालय में पदस्थापित जितने भी अधिशेष श्रेणी के शिक्षक हैं उनका पदस्थापन अवधि 5 वर्ष से कम होगा। तो अगर 5 वर्ष से ज़्यादा है तो सबसे पहले उन्हीं को का रैशनलाइजेशन होगा, जिस टीचर का 5 वर्ष से ज़्यादा, और जिनका 5 वर्ष से कम है तो वहाँ पर फिर कनिये देखा जाएगा, जूनियर टीचर को देखा जाएगा जिनका सबसे कम अवधि रहेगा। तो ये सब बिंदु को ध्यान से समझना होगा। इसी आधार पर एसओपी होगा। अधिशेष शिक्षकों की पहचान की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी एवं पोर्टल आधारित होगी। ये जो सरप्लस टीचर जो पहचानने का काम है ये प्रोसेस पूरा एकदम वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव एकदम ट्रांसपेरेंट होगा और पोर्टल आधारित होगा। इसमें विद्यालय की आवश्यकता देखा जाएगा, संवर्ग कैडर देखा जाएगा, विषय देखा जाएगा, वर्तमान विद्यालय में योगदान की तिथि देखा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आयु एज देखा जाएगा तथा विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य जो भी प्रासंगिक मानदंड हैं इनको भी आधार माना जाएगा। इस आधार पे अधिशेष शिक्षकों का क्या होना है, चयन होना है। ये तीसरा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर सरप्लस टीचर किसे बनाया जाएगा, यही मुद्दा था। तो सरप्लस टीचर किसे बनाया जाएगा ये यहाँ पे क्लियर किया गया है कि ये विभाग का काम है और ये पूरा तरह से ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। इसमें बहुत सारे चीज़ों, बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाएगा, जैसे विद्यालय की आवश्यकता, संवर्ग, विषय, वर्तमान विद्यालय में योगदान की तिथि, आयु तथा विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य प्रासंगिक मानदंड को क्या बनाया जाएगा, बेस बनाया जाएगा और तब जाकर के अधिशेष शिक्षकों की पहचान की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, बिंदु नंबर 9 देखते हैं। बिंदु नंबर 9 में कहा गया है कि अधिशेष शिक्षकों को शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यालयों में पदस्थापन या स्थानांतरण हेतु विकल्प देने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। जो सरप्लस टीचर होंगे उनको शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यालय जहाँ पर डेफिसिट है टीचर्स की जहाँ कमी है, तो सरप्लस टीचर को जहाँ टीचर की कमी है वैसे विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। लेकिन पदस्थापित करने से पहले उनको 30 विकल्प दिया जाएगा। वैसे विकल्प दिए जाएंगे जहाँ पर टीचर की आवश्यकता है, वैसे स्कूल उन विकल्पों में शामिल रहेंगे। 30 विकल्प दिया जाएगा। प्रत्येक अधिशेष शिक्षक विभागीय पोर्टल के माध्यम से, मतलब ई शिक्षा कोष के माध्यम से रिक्ति वाले विद्यालयों की सूची में से, मतलब जहाँ जहाँ शिक्षक की आवश्यकता है उन सूची में से अधिकतम 30 विद्यालयों का वरीयता क्रम में विकल्प दे सकते हैं। तो 30 विद्यालयों का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन वे 30 विद्यालय वैसे विद्यालय होंगे जहाँ शिक्षक की आवश्यकता होगी। यदि अधिशेष शिक्षक को उसके द्वारा जिला के अंदर दिए गए विकल्पों में से किसी भी विकल्प के विद्यालय में स्थानांतरण पदस्थापन होता है तो उन्हें उक्त विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित शिक्षक वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे। अगर 30 ऑप्शन में से अगर उस टीचर का कोई जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है या रैशनलाइजेशन हो जाता है तो उसका तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और नहीं अगर उन 30 स्कूल में अगर फिर भी नहीं हो पाता है जो सरप्लस टीचर हैं और उनका नाम उन 30 स्कूल में भी अगर उनका पदस्थापन नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में फिर लिखा गया है कि वो वर्तमान विद्यालय, उनका जो वर्तमान विद्यालय है वहीं कार्यरत रहेंगे जब तक सक्षम प्राधिकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। तब तक कार्यरत रहेंगे जब तक सक्षम प्राधिकार कोई निर्णय नहीं लेगा। सक्षम प्राधिकार मतलब डीईओ ऑफिस हो गए हैं। हर जिला में जो डीईओ ऑफिस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वही सक्षम प्राधिकार होंगे, वही निर्णय लेंगे कि वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे या स्थानांतरित किया जाएगा। स्थानांतरित अगर हो जाता है 29 ऑप्शन में से तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होता है तो ये कंडीशन है कि वर्तमान में ही कार्यरत रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि स्थानांतरण हो जाएगा। जब तक उसके बाद लिखा है कि शिक्षक आवश्यकता वाले एक ही विद्यालय में यदि एक से अधिक अधिशेष शिक्षक द्वारा विकल्प दिया जाता है तो नियमावली के अनुलग्नक 1 में वर्णित अंक आधारित प्रणाली के आधार पर अधिक अंक पाने वाले शिक्षकों को पहले विद्यालय आवंटित किया जाएगा। अगर वो कोई टीचर अगर एक ही स्कूल के लिए ज़्यादा एक से अधिक टीचर अगर अप्लाई कर देते हैं, अपना ऑप्शन में विकल्प में चुनते हैं, तो फिर एक जो नियमावली बनाया गया था उसके अनुलग्नक 1 में अंक आधारित प्रणाली था, उसमें देखा जाएगा कि किसको कितना अंक प्राप्त होता है, उसके आधार पर उनको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। ऐसे अधिशेष शिक्षक
जो अंतर जिला या अंतर प्रमंडल स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं तो उन्हें भी 5-5 जिला 5-5 प्रमंडल का विकल्प दे सकेंगे, जिसके आधार पर प्रथमतः जिला या प्रमंडल आवंटन पर नियमानुकूल विचार किया जा सकता है, परंतु संबंधित शिक्षक को अंतर जिला अंतर प्रमंडल स्थानांतरण अथवा जिला प्रमंडल के अंदर स्थानांतरण में से कोई एक विकल्प ही उपलब्ध रहेगा। यहाँ ये समझने वाली बात ये है कि जो शिक्षक हैं अगर अंतर जिला ट्रांसफ़र चाहते हैं या अंतर प्रमंडल ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उनको कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो जिला के अंदर स्थानांतरण लीजिए या प्रमंडल के अंदर स्थानांतरण लीजिए। 5-5 प्रमंडल या 5 जिला चुनने मिलेगा। जिला एवं प्रमंडलीय संवर्ग के ऐसे अधिशेष शिक्षक जिनका अंतर जिला या अंतर प्रमंडल स्थानांतरण स्वीकृत होने के उपरांत यदि सामान्य स्थानांतरण अंतर आवंटित जिला प्रमंडल में अधिकतम 30 विद्यालयों में स्थानांतरण विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटन नहीं होता है तो उनका जिला और प्रमंडल का आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। कहता है कि जिला और प्रमंडलीय संवर्ग के ऐसे अधिशेष शिक्षक इनका अंतर जिला या अंतर प्रमंडल स्थानांतरण स्वीकृत हो गया, लेकिन उसके बाद अगर सामान्य स्थानांतरण के अंतर्गत अगर उनको आवंटित जिला या प्रमंडल में मैक्सिमम 30 स्कूल में अगर स्थानांतरण विकल्प के अनुसार उनका अगर विद्यालय अलॉटमेंट नहीं होता है, स्कूल अलॉटमेंट, तो फिर उनका जिला या प्रमंडल का आवंटन जो भी है वो रद्द हो जाएगा, क्योंकि स्कूल ही नहीं मिला तो फिर जिला ऐसा हुए जिला का दावा नहीं कर सकते हैं कि हम उस जिला में चले जाएंगे। स्कूल अलॉट होगा तभी उनका ट्रांसफ़र माना जाएगा। ऐसे शिक्षक जिसकी आयु 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, ऐसे शिक्षक 31 मार्च 2026 को कट ऑफ डेट बनाया गया है, तो ऐसे शिक्षक जिसकी आयु 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हें समानुपातिकरण के लिए चिन्हित नहीं किया जाएगा। तो वैसे टीचर जिनकी सिर्फ 2 वर्ष की सेवा बची है जो है वो 31 मार्च 2026 को अगर वे 58 वर्ष उनकी सेवा पूर्ण हो चुकी है, ठीक है, आयु उनका अगर 58 वर्ष पूर्ण हो गया है तो उनको समानुपातिकरण के लिए चिन्हित नहीं किया जाएगा, बशर्ते वे स्वयं समानुपातिकरण के तहत शिक्षक का अभाव वाले विद्यालय में जाने हेतु इच्छुक हैं। अगर वे स्वयं जाना चाहते हैं, यहाँ पर टीचर की कमी है वैसे स्कूल में, तो फिर उन्हें जाने दिया जाएगा, लेकिन उनको ज़बरदस्ती शामिल नहीं किया जाएगा या उनको रैशनलाइजेशन के लिए नहीं चुना जाएगा, क्योंकि उनका सिर्फ 2 वर्ष सेवा रह जाएगा, 60 वर्ष की सेवा होती है। तो इसलिए 58 वर्ष अगर किसी शिक्षक का हो गया है 31 मार्च 2026 को तो उन्हें समानुपातिकरण के लिए चिन्हित नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर वे खुद जाना चाहते हैं तो फिर उनको मौका मिलेगा। सर्वप्रथम समायोजन समानुपातिकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सबसे पहले रैशनलाइजेशन होगा, समायोजन होगा, अर्थात जिस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है और जहाँ विद्यालय में शिक्षक ज़्यादा है वहाँ से निकाल करके वैसे विद्यालयों में शिक्षकों को भेजा जाएगा जहाँ शिक्षकों की कमी है। जो डेफिसिट विद्यालय हैं और जो एक्सेस विद्यालय हैं उन वहाँ का ट्रांसफ़र होगा। एक्सेस वाले विद्यालय से निकल करके टीचर डेफिसिट वाले विद्यालय में जाएंगे। सबसे पहले काम यही होगा, तब जाकर के म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद जाकर के ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। सबसे पहले रैशनलाइजेशन ही होगा, समानुपातिकरण ही होगा। यही यहाँ समझने वाली बात है। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं। अगला बिंदु है काफ़ी विस्तृत है, बड़ा है, जो वीडियो थोड़ा लंबा होना ही है। अलग अलग बिंदुओं को हम लोग विस्तृत रूप से समझ रहे हैं। तत्पश्चात पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत सभी तरह के पारस्परिक स्थानांतरण के मामलों पर जिला प्रमंडल राज्य या स्थापना समिति द्वारा विचार किया जाएगा। कह रहा है कि सबसे पहले समायोजन या समानुपातिकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, जिसके तहत जिला संवर्ग के शिक्षकों को जिला के अंदर ही समायोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षकों का प्रमंडल के अंदर समायोजन किया जा सकेगा। और तत्पश्चात उसके बाद पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जिसके तहत सभी तरह के पारस्परिक स्थानांतरण के मामलों पर जिला या प्रमंडल या राज्य स्थापना समिति द्वारा विचार किया जाएगा। फिर समायोजन समानुपातिकरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण जब पूर्ण हो जाएगा, रैशनलाइजेशन और जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ये जब पूर्ण हो जाएगा, तब उसके उपरांत विद्यालयवार संशोधित रिक्ति प्रकाशित की जाएगी कि कहाँ पर कितना सीट खाली है। संशोधित रिक्ति, ठीक है, विद्यालयवार और रिक्ति प्रकाशित की जाएगी। और पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत जब पारस्परिक स्थानांतरण खत्म हो जाएगा, तब सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया
जनरल ट्रांसफ़र, जिसको हम ऐच्छिक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जिसके तहत जिला प्रमंडल के अंदर एवं अंतर जिला एवं अंतर प्रमंडल स्थानांतरण पर भी विचार किया जाएगा। जिला एवं प्रमंडल के अंदर स्थानांतरण हेतु शिक्षकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध अधिकतम 30 विद्यालयों का वरीयता क्रम में विकल्प दिया जा सकेगा। सामान्य स्थानांतरण के तहत अंतर जिला एवं अंतर प्रमंडल स्थानांतरण हेतु पात्र एवं इच्छुक शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों द्वारा क्रमशः 5-5 जिले एवं 5-5 प्रमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा। परंतु संबंधित शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक को अंतर जिला अंतर प्रमंडल स्थानांतरण अथवा जिला प्रमंडल के अंदर स्थानांतरण में से कोई एक विकल्प ही उपलब्ध रहेगा। जिला संवर्ग एवं प्रमंडल संवर्ग के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को क्रमशः अंतर जिला एवं अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण की कार्रवाई राज्य स्थापना समिति द्वारा की जाएगी। जिला संवर्ग के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापक को जिला आवंटन के उपरांत जिला स्थापना समिति द्वारा विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। इसी प्रकार प्रमंडलीय संवर्ग के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को प्रमंडल आवंटन के उपरांत प्रमंडलीय स्थापना समिति द्वारा विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। राज्य संवर्ग के प्रधानाध्यापकों का विद्यालय आवंटन राज्य स्थापना समिति द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब जो स्थापना समिति है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा यह विद्यालय आवंटन किया जाएगा। अगर जिला के हैं तो जिला का स्थापना समिति, राज्य के हैं तो राज्य का स्थापना समिति, प्रमंडल का तो प्रमंडल का स्थापना समिति करेगा उनका ट्रांसफ़र। ऐसे शिक्षक जो पारस्परिक एवं सामान्य स्थानांतरण दोनों के लिए आवेदन करते हैं। अब यहाँ पर एक बिंदु है कि कोई टीचर अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र में भी आवेदन करते हैं और जनरल ट्रांसफ़र में भी आवेदन करते हैं, तो अगर उनका पारस्परिक स्थानांतरण हो जाता है तो फिर उसके बाद उनको सामान्य स्थानांतरण का मौका नहीं मिलेगा। उनका सामान्य स्थानांतरण नहीं, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लिए हैं अब फिर सोच रहे हैं कि सामान्य स्थानांतरण में भी भाग ले लें, तो नहीं, दोनों में उनका नहीं होगा। दोनों का आवेदन वो कर सकते हैं, लेकिन अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, स्थानांतरित हो जाते हैं, वे पारस्परिक स्थानांतरण अगर वो पा लेते हैं, तो फिर उनका सामान्य स्थानांतरण हेतु विचार या उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जो पारस्परिक एवं सामान्य स्थानांतरण दोनों के लिए आवेदन करते हैं एवं उनका पारस्परिक स्थानांतरण होने की स्थिति में सामान्य स्थानांतरण हेतु दावे पर विचार नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट बिंदु है जिला संवर्ग के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों का अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानांतरित शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की वरीयता स्थानांतरित जिला में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की विषयवार संवर्गवार वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी। इसी प्रकार प्रमंडलीय संवर्ग के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों का अंतर प्रमंडल स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानांतरित शिक्षक, प्रधानाध्यापक की वरीयता स्थानांतरित प्रमंडल में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक की विषयवार संवर्गवार वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी, ये बताया गया है। नेक्स्ट बिंदु है यदि किसी एक विद्यालय के लिए 2 महिला शिक्षिका द्वारा आवेदन किया गया है तो समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में गृह प्रखंड वाली जो महिला शिक्षिका है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई विद्यालय और वहाँ 2 महिला टीचर आवेदन दे दी कि हमको वहाँ ट्रांसफ़र लेना है, तो फिर अंक देखा जाएगा। अगर अंक भी समान है तो फिर जो गृह प्रखंड वाली जो महिला शिक्षिका है उनको ट्रांसफ़र के लिए मौका दिया जाएगा। इसी प्रकार किसी एक विद्यालय के लिए अगर 2 पुरुष शिक्षकों द्वारा आवेदन किया गया है तो समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में गृह जिला वाले पुरुष शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में विभाग द्वारा वरीयता से संबंधित निर्गत आदेश के अनुसार दावे का क्या किया जाएगा, निष्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है श्रेणी आधारित जो अंक निर्धारण है उसके उद्देश्य से मकान किराया भत्ता के आधार पर विद्यालयों का 4 श्रेणी बनाया गया था। श्रेणी 1 मकान किराया भत्ता जहाँ 20% है, श्रेणी 2 मकान किराया भत्ता जहाँ 10% है, श्रेणी 3 मकान किराया भत्ता जहाँ 7.5% है, श्रेणी 4 जहाँ मकान किराया भत्ता 5% है, तो वहाँ उसके आधार पर भी श्रेणी आधारित मकान किराया भत्ता है। गंभीर चिकित्सा स्थिति, असाध्य रोग, गंभीर बीमारी एवं दिव्यांगता संबंधी दावों पर विचार केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। गंभीर चिकित्सा स्थिति अथवा असाध्य बीमारी के मामलों में प्रमाण पत्र जिला के सिविल सर्जन, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा उससे उच्च स्तर के सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना आवश्यक होगा। दिव्यांगता संबंधी दावों के लिए प्रमाण पत्र लागू नियमों के अनुसार सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी या चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत होना चाहिए, जिसमें दिव्यांगता की प्रकृति एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। विभाग किसी भी चिकित्सीय अथवा दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु जिला या राज्य चिकित्सा बोर्ड को संदर्भित कर सकेगा।
ठीक है। तो अगर गंभीर चिकित्सा स्थिति है या असाध्य रोग है, गंभीर बीमारी है या दिव्यांगता संबंधी अगर कोई भी दावा है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अगर वैध प्रमाण पत्र है, वैलिड प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, उसी के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है, अगला बिंदु है कि सरस्वती विद्या निकेतन, जो कि अभी मॉडल स्कूल के नाम से जाना जा रहा है, मॉडल स्कूल इधर ही हाल ही में इस्टेब्लिश किया गया। तो सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल के रूप में जो चयनित विद्यालय हैं वहाँ आवश्यकता आधारित विषयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की जा चुकी है। तो मॉडल स्कूल में टीचर का जो है पोस्टिंग कर दिया गया है, डेपुटेशन कर दिया गया। अब वहाँ पर इसलिए छात्र हित में वैसे विद्यालयों को इस स्थानांतरण की वर्तमान प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा। अभी वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। जो भी टीचर का मॉडल स्कूल में चयनित हो गए हैं, जो भी टीचर, जो भी शिक्षक सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल के में अगर चयनित हो गए हैं, डेपुटेड हो गए हैं, तो उनको ट्रांसफ़र का मौका अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगा। छात्र हित में ये निर्णय लिया गया है क्योंकि वहाँ पर प्रतिनियुक्ति हाल ही फ़िलहाल हुआ है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जा चुका है। तो ऐसे विद्यालयों में स्थानांतरण की वर्तमान प्रक्रिया से उन शिक्षकों को अलग रखा जाएगा जिनका प्रतिनियुक्ति मॉडल स्कूल या सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल में हुआ है। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के उपरांत स्थानांतरण के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत सभी मार्गदर्शिका रद्द समझी जाएगी। अगर इससे पहले अगर कोई SOP अगर जारी हुआ था तो ये सब SOP अब रद्द माना जाएगा। यही SOP जो 21 जुलाई 2026 को अजय सतीश भेंगरा जी, उप सचिव शिक्षा विभाग, राज्यपाल के आदेश से जो जारी हुआ है, इसी मार्गदर्शिका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP को वैलिड माना जाएगा। इससे पहले अगर कोई भी मार्गदर्शिका आया था तो उसको फ़िलहाल रद्द माना जाएगा और विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही जो है आवेदन दिया जा सकेगा टीचर के द्वारा, जो चाहे वो विशिष्ट अध्यापक हों या विद्यालय शिक्षक हों या सहायक शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक हों, जो भी हों, कोई भी ऑफलाइन तरीके से आवेदन या और कोई दूसरे माध्यम से आवेदन नहीं लिया जाएगा। सिर्फ जो विभागीय पोर्टल है, कहने का मतलब ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही ट्रांसफ़र के लिए, आवेदन के लिए अप्लाई होगा। विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोष के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों या आपत्ति या शिकायत, ग्रीवांस, आपत्ति, कोई भी चीज़ सामान्यतः स्वीकार योग्य नहीं होगा। किसी विषम या अथवा आकस्मिक परिस्थिति में उपयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया में विचलन या संशोधन का अधिकार सचिव शिक्षा विभाग को सुरक्षित रहेगा। अगर कोई विषम परिस्थिति आ जाए या आकस्मिक कोई परिस्थिति आ जाता है तो ये जो मानक संचालन प्रक्रिया है, अभी जो SOP जारी किया गया है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये पावर शिक्षा विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। तो यही इस पत्र में था। ट्रांसफ़र के लिए जो है SOP मानक जो संचालन प्रक्रिया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये जारी कर दिया गया है। तो जो भी शिक्षक बंधु ट्रांसफ़र के लिए इच्छुक हैं या जिनका भी रेशनलाइजेशन के लिए चिंतित हैं कि उनका रेशनलाइजेशन होगा या कौन टीचर सरप्लस हैं, अधिशेष हैं, तो ये सभी जानकारी को हमने शेयर किया इस पत्र के माध्यम से। ये विभागीय पत्र 21 जुलाई 2026 को निर्गत हुआ। आज जो है इसको रिलीज हुआ, इसमें ये ऐसे साइन हुआ है 21 जुलाई 2026 को। तो इस प्रकार से ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, अधिक से अधिक टीचर्स तक शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद आप सबों का हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। पुनः धन्यवाद।